ओके, नमस्कार एंड स्वागत है पुनः आप लोगों को आज के इस वीडियो में। आज ये 9th का आज का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ है, चाहे कुछ भी वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में, वो अपनी जो स्टेट चेंज करता है वो किन किन कारणों से, और स्टेट चेंज करते समय क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या फिनोमेना होती है, उन सभी फिनोमेना को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उन सभी घटनाओं को डिस्कस करेंगे टुडे क्लास में। इन सब पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन यहाँ पे ऑलरेडी पहले किया है ताकि आप लोगों के लिए मैं टाइम सेव कर सकूँ। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। आप कोई भी स्टेट, कोई भी मैटर हो, उस मैटर का जो स्टेट आप चेंज कर सकते हैं ये दो कारणों से, या तो टेम्परेचर में चेंजिंग करके या उसके प्रेशर में चेंज करके। यानी कि इसी का दूसरा नाम आपके बुक में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये दो वे ऑफ तरीका है, दो तरीका जिससे हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं, या मैटर ऐसे कहे कि ये दो तरीका है जिससे कि मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है। राइट, पहला तरीका देखते हैं और इस तरीके के अंतर्गत आने वाले क्या क्या पॉइंट्स हैं, विशेष इंपॉर्टेंट बातें, हमें क्या जानने वाली बातें हैं वो देखते हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम किसी भी मैटर के जो मैटर है उस मैटर को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा, यानी कि टेम्परेचर के कारण भी मैटर जो है स्टेट चेंज करता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा अमाउंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। सिंपल भाषा में आइस का कन्वर्जन होता है किसमें? तो लिक्विड में, यानी कि पानी में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 273.15 केल्विन। किसी किसी राइटर के बुक में, किसी डिफरेंट राइटर की अगर आप बुक उठाएंगे तो वहां पे 273.16 केल्विन भी लिखा रहेगा। तो दोनों लगभग सेम है, ज्यादा चेंजिंग वाली बात नहीं है। इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में बोलें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। किस चीज का? तो आइस का। ठीक है, आइस जो है बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। एक वर्ड है इसके अंतर्गत, इसी मेल्टिंग पॉइंट के अंतर्गत, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, तो हिडन हीट क्या है ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। लेटेंट हीट वैसा हीट होता है जिसपे कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करता, या इसको हम एक्चुअली में डिफाइन करें तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट in which the 1 kg of ice convert into the liquid, 1 kg of liquid, right, without changing the temperature। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, बस वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आप लोगों को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट का मतलब मैंने बता दिया, हिडन हीट होता है एक प्रकार का, जिस पर कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ द्वारा समझाऊं, तो मान लीजिए कि ये हमारा है टेम्परेचर और ये है यहाँ पे इस प्रकार से होता है इसका टेम्परेचर कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे टेम्परेचर, ये अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बट ये स्टेट यहाँ पे था सॉलिड, है ना, और यहाँ पे हो गया लिक्विड। ये सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ना वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है, यानी कि 1 केजी, इसको सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये आपको ऐसे समझना है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू द लिक्विड, दैट्स इट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब जो हम कंटिन्यूअस हीट दे रहे हैं, मान लीजिए 1 kg हमने आइस लिया और उसको हीट दे रहे हैं, वो
आइस से लिक्विड बन रहा है। तो हम कंटिन्यूअस देते जा रहे हैं। मान लीजिए कि समय T1 समय पे, दिस इज द टाइम, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर है। T1 समय पे वो कन्वर्जन शुरू हो गया सॉलिड से लिक्विड में, समझ आ रहा है। अब उसको कुछ समय लगा होगा पूरा सभी सॉलिड को 1 kg सॉलिड जो है आइस उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने में। तो वह जो टाइम लगा, उस टाइम के दौरान हमने हीट देना तो बंद नहीं किया था, हीट कंटिन्यूअस जा रही थी। तो वो कंटिन्यूअस हीट कहाँ गया? कंटिन्यूअस जो हीट हम उसको टेम्परेचर दे रहे थे वो टेम्परेचर कहाँ गया? टेम्परेचर यहाँ पे राइज क्यों नहीं किया? वही टेम्परेचर जो राइज नहीं किया वो क्या हुआ? चला गया उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में। किसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में? तो सॉलिड आइस जो हैं, उस सॉलिड आइस के अंतर्गत जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, है ना, जैसे कि ये आइस का एक छोटा सा क्यूब है, इसके अंतर्गत के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसके मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो कण है जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ब्रेक करने में ये लेटेंट हीट जो है काम करता है। तो अगर हम बोले तो लेटेंट हीट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का एनर्जी ज्यादा या लिक्विड का एनर्जी ज्यादा, पानी का, ठीक, तो आप बोलोगे लिक्विड का एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऐड होकर के ये कन्वर्ट हुआ है। तो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड स्टेट, ओके, एज कंपेयर टू सॉलिड। मतलब कि आइस का जो एनर्जी रहेगा वो कम रहेगा और लिक्विड का ज्यादा एनर्जी होगा एज कंपेयर टू आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगर ये मेल्ट हो रहा है तो ये आइस का क्यूब है, उससे मेल्ट होकर के ये लिक्विड बन गया। तो हमने समझ लिया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है जिसमें कि कोई भी सॉलिड वह कन्वर्ट होता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दैट्स इट। एंड लेटेंट हीट भी हमने समझ लिया कि 1 kg अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg ऑफ आइस इनटू द लिक्विड, दैट्स इट। और एक बात मैंने समझा यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉलिड एज इन लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ आइस। यहाँ पे आइस की बात हो रही है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऐड हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग वर्ड से ही पता चलता है कोई चीज बॉयल हो रहा होगा, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है, एक अमाउंट ऑफ हीट होता है जिस पे कि टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कि एक लिक्विड जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट अ मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। अब ये होता क्या है? तो अगर हम वाटर की बात करें, है ना, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं आप, या केल्विन में बोले तो इसमें 100 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 373.15 केल्विन या 16 केल्विन। ये स्टैंडर्ड है, बट इसको कन्वीनियंट और स्टैंडर्ड हम यूज करने के लिए, बार बार फ्रीक्वेंट यूज करने के लिए 273 लेते हैं, राइट, 273 केल्विन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से? 373 केल्विन, 373 केल्विन। मैंने क्या बोला है कि ये स्टैंडर्ड है, बट हमें बार बार कन्वीनियंस के यूज के लिए, बार बार फ्रीक्वेंट यूज के लिए 273 ही लिखते हैं, 273 केल्विन, राइट, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्जन शुरू हो जाता है उसका। तो वो है क्या? एक वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है लिक्विड यानी कि वाटर, वह लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, वेपर बनना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है, वाष्प बनना शुरू हो जाता है, राइट। तो इस पॉइंट के अंतर्गत आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम यहाँ पे लेटेंट हीट का फ्यूजन था, फ्यूजन मतलब वही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, और यहाँ पे वेपोरेशन मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दैट्स इट।
लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वैसा अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ बोल सकते हैं टेम्परेचर है, जिस पर कि 1 kg लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी डायग्राम अगर मैं बताऊं तो डायग्राम यही होता है सेम। अगर यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे टाइम है, तो ये हमारा लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट होता है, यहाँ पे वेपर स्टेट होता है या गैसियस स्टेट होता है, राइट। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, है ना। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कि हम जो हीट दे रहे हैं, मान लीजिए आइस को हमने हीट देना शुरू किया, आइस से वो लिक्विड बना, फिर लिक्विड से वो वेपर में बना, तुरंत तो 1 सेकंड में तो बन नहीं गया होगा। क्या हुआ होगा आपको बता दूं कि थोड़ा देर प्रोसेस लगा होगा सॉलिड से लिक्विड में, और फिर लिक्विड से पूरा सभी पानी को वेपर में बनने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो उस टाइम पे भी तो हम हीट दे ही रहे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो है जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में उस लिक्विड में जाता है, और उस लिक्विड के अंतर्गत जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल के अंतर्गत जो बॉन्ड बना हुआ है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने का काम करता है। समझ में आ रहा है क्लियरली? तो लेटेंट हीट सिंपली क्या काम करता है, तो ब्रेक करने का काम करता है पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको। तो अगर मैं बोलूं यही सेम कंडीशन यहाँ पे कि लिक्विड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगा या वेपर स्टेट में ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे वेपर स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऐड होकर के आया है, राइट। तो वाष्प का एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना, पानी भी होता है और वाष्प भी होता है, पानी भी होता है, वाष्प भी होता है, यानी कि वेपर भी होता है। तो दोनों से एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो वाष्प होगा। यही बात होता है फिर से यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, जब मेल्टिंग पॉइंट हो रहा होता है, जहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होती है, वहां पर सॉलिड से ज्यादा एनर्जी होता है किसका, लिक्विड स्टेट का, क्योंकि वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऐड हुआ होता है, दैट्स इट। तो एनर्जी ज्यादा होता है लिक्विड स्टेट का एज कंपेयर टू सॉलिड, एनर्जी ज्यादा होता है वेपर स्टेट का एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो आई होप कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन समझ में आ गया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा क्लियरली। अभी भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जरूर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सब्लिमेशन इसी पॉइंट के अंतर्गत आता है, टेम्परेचर चेंजिंग के प्रोसेस में ही आता है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसका एग्जांपल जो है वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली सॉलिड sublimation is a process in which the solid is converted to directly in gaseous state without interviewing the liquid state। मतलब कि बिना liquid state में जाए डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, सिंपल। तो इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अमोनियम क्लोराइड, हाँ अमोनियम क्लोराइड है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, नैप्थलीन का गोली है, कपूर है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। दैट इज द सब्लिमेशन का एग्जांपल देने के लिए, ठीक है। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि नैप्थलीन का गोली आपने घर में कहीं रखा होगा तो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाता है। और अमोनियम क्लोराइड होता है जिसको हीट करने पर डायरेक्ट वेपर चला बन जाता है, और वेपर उसको थोड़ा सा कूल करेंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। Ammonium chloride is the best example for sublimation. Now come to the next point, another side. By changing the pressure, हम किसी भी मैटर के ना प्रेशर को भी चेंज करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूंगा इसका इफेक्ट क्या होता है अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे क्या है कि एक सिलेंडर और एक पिस्टन का अरेंजमेंट किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ गैस भर दिए गए हैं, ठीक है। उस गैस में हमने क्या किया, पिस्टन से ना प्रेशर बढ़ाए, प्रेशर दबाए, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स जो है इसके अंतर्गत वो ज्यादा पास आना शुरू हो गया, पास, है ना। जब हम किसी चीज को दबाएंगे तो उसके पार्टिकल्स आपस में क्या होगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे और प्रेशर बढ़ाए तो वो इतना प्रेशर आ गया कि वो जो पार्टिकल्स है
वो सभी इतना कंप्रेस्ड हो गया, इतना दब गया, इतना संपीड़ित हो गया कि वो लिक्विफाई हो गया, यानी कि लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विफाई करने का एक वे क्या है? बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो हम अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो प्रेशर भी इंक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर को डिक्रीज रखना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम करके। दिस इज द वेरी सिंपल इफेक्ट। नाउ अनदर पॉइंट इज द इवेपोरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इवेपोरेशन, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही चीजें होती हैं। कोई भी वाटर हो या कोई अनदर पदार्थ हो, लिक्विड अवस्था में है और वो डायरेक्टली क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे। आपने कपड़ा सुखाए होंगे अपने घर में या कहीं पानी गिरा होता है तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, वह नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो रहा होता है। ये एक प्रकार के फिनोमेना है जो कि हमेशा होते रहता है, ये सरफेस फिनोमेना है ना। अगर इसको मैं एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहता हूँ, मान लीजिए एक कंटेनर में, कोई सा भी कंटेनर है, उसमें आपने कुछ पानी भर के रख दिया कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों को रख दिया, कुछ दिनों के लिए इस बर्तन में हमने क्या किया? पानी भर के रख दिया। क्या ये पानी सब दिन यही इतना ही रहेगा? अगर 2-3 दिन के बाद भी देखें तो क्या ये अमाउंट ऑफ वाटर इतना ही रहेगा? नहीं, सम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। कैसे? ड्यू टू द इवेपोरेशन। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर से इसको टेम्परेचर मिल रहा है, उस वजह से इसका जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है, इसके सरफेस पर, वो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इतना इंक्रीज हो जाएगा कि उसके नीचे वाले पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम पड़ जाएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये मूव कर जाएगा फास्ट। अब मूव कर जाएगा मतलब ये आकाश में, एनवायरनमेंट में उड़ जाएगा। इसी फेनोमेना की वजह से हमारा कपड़ा जो है सूखता है, ठीक है। हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड देते तो नहीं है कि वहां पे पानी इवेपोरेट हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन की फेनोमेना होती रहती है, ठीक है। ये एक सरफेस फेनोमेना है। इसके अंतर्गत होता क्या है? एक अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस सरफेस पर के जो पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पर ऊपर में, इसके ये पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है और इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होता है? उसका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, मूव कर जाता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस चलते रहता है जिस वजह से इवेपोरेशन कंटिन्यूस लगे रहता है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाता है। तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एट एनी टेम्परेचर the amount of the surface particle, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अमाउंट, काइनेटिक एनर्जी जो होता है सरफेस पार्टिकल्स का, सरफेस पर के, जैसे पानी के जो सरफेस होगा उस पर के जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट लेयर पे जो पार्टिकल्स होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाने की वजह से वह मूव कर जाता है और ऐसे ही कंटिन्यूस चलते रहता है। ये समुद्र में भी होता है, नदी नाले तालाब या कहीं घर में पानी गिरा हुआ है, कहीं पर भी रोड नाला सड़क पे भी गिरा हुआ है तो वहाँ पर भी होते रहता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, यानी कि कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। तो ऐसा कौन कौन सी रीजन है, कौन कौन सी कारण है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला है एक्सपोज सरफेस एरिया। अगर हम वाटर की जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कर दें तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर को हम किसी एक छोटे से बोतल में भर के रखेंगे, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है, चलिए दिखाता हूँ। देखिए ये जो वाटर है इसका सरफेस एरिया, इसमें मान लीजिए कि एक 250 ml वाटर है, ये इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर इसी को मैं किसी बोतल में रखूँ तो उस बोतल का जो ढक्कन होता है कितना साइज का होता है? बहुत ही सिंपल छोटा सा साइज का होता है। तो उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोतल में, ठीक है। तो क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो पहला कारण समझ में आ गया। चलिए इस पानी को मैं फेंकना नहीं चाहूँगा, पी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, ठीक है। तो पहला क्या था? फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। पहला था एक्सपोज एरिया, मतलब कि इस पानी का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगी पार्टिकल्स की, इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता है,
आर्द्रता, जैसे ठंडी के मौसम में वातावरण जो है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है, ह्यूमस रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा, है ना। हाँ, विंड अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा हवाएं चलेगी, तो उस कंडीशन में हमारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि शरीर में अगर हमारा पसीना बह रही है तो हम लोग हवा लगाते हैं ऐसे ऐसे, तो हमारा शरीर में से क्या होता है, इवेपोरेट होता है वो पसीना। तो विंड अगर ज़्यादा चलेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सो आई थिंक कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगर अभी भी कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो इन्हीं घटनाओं पे आधारित है। जैसे कि हमें गर्मी के मौसम में वाइट कलर के कॉटन के कपड़े वियर करनी चाहिए अपनी बॉडी पे। व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि व्हाइट कलर के कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हमारे पसीनों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और एब्जॉर्ब करके इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर गेन करके उसको इवेपोरेट कर देता है, तो हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब सीधा सीधी मतलब है कि कॉटन के कपड़े आप पहनिए और ज़्यादा वेयर कीजिए व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर का क्या लेना देना है? व्हाइट कलर जो होता है वो सभी कलर का रिफ्लेक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में नहीं पढ़ा था, मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। वह सन से आने वाली सभी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमारे शरीर में कोई जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कम रहता है कपड़े की वजह से, और हमारे शरीर को कूल करता है। तो व्हाइट कलर के कॉटन कपड़ा आप पहना कीजिए गर्मी के मौसम में। ठंडी के मौसम में ब्लैक कलर के आप ऊनी वगैरह के या किसी खादी वगैरह के कपड़े पहन सकते हैं, राइट। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि गार्डन में जो लोग हैं वो पानी छिड़कते हैं, या अपने घर के आसपास गर्मी के मौसम में पानी छिड़कते हैं रोड पे या घर के आसपास। ऐसा क्यों? इसका वजह ये है कि वो जो पानी हम लोग इधर उधर फैलाते हैं, स्प्रे करते हैं, वो पानी इन्वायरमेंट के हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके आसपास के ग्राउंड के हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करता है और वहाँ पे एक कूलिंग क्रिएट करता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। यही वजह है जो हम पानी छिड़कते हैं या पानी इधर उधर फैलाते हैं गर्मी के मौसम में अपने घर के आसपास। दूसरा कुछ और कहाँ कहाँ पे आपने पानी के बारे में देखा होगा? एक तो ये हो गया हीट के बारे में, और एक बार देख लूँ कि चल रहा है या नहीं। हाँ, चल रहा है। और एक बात समझिए कि एक क्वेश्चन आता है कि जो आइस है वो सॉलिड है, ठीक है। ये इस बात से पहले टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट पे आधारित है, डेंसिटी वाले जो हम बातें कर रहे थे वहाँ पे, कि आइस जो है वो सॉलिड है, ठीक है, और वाटर जो है वो लिक्विड है। बट आइस फ्लोट कर जाता है, यानी कि तैरने लगता है पानी में। ऐसा क्यों? इसका वजह एक ही है कि आइस का जो बच्चे डेंसिटी होता है वो कम होता है, भले वो सॉलिड है लेकिन वो एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेट लेस, 9% लगभग लेस हो जाता है डेंसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें जो केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, और उसके बीच में ना एयर्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, जिस वजह से वो काफ़ी दूर दूर उसका पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, और उसका डेंसिटी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट, जिस वजह से वो फ्लोट करने लगता है। दैट्स इट। नेक्स्ट और भी बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पर्सनल इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर निर्धारित समय पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और धमाल मचाते रहिए।